वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस में हम चैप्टर 12 साउंड पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड और साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पिच, इको और हाउ साउंड ट्रेवल्स, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, हाउ वी हियर साउंड, नॉइस पॉल्यूशन और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये डेंसिटी का वेरिएशन दिया गया है साउंड का। ये स्पीकर लगे हुए हैं, ठीक है। ये है, ये प्रेशर वेरिएशन देंगे, डेंसिटी का वेरिएशन आएगा तो आप देखोगे ये वेवलेंथ है। और स्पीकर में आप देखोगे ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आपको दिख रही, पैरेलल वेव्स हैं। ये प्रेशर में वेरिएशन आएगा, प्रेशर दिया जाएगा तो ये वेरिएशन आएगा, डेंसिटी जो है उसके देने पर ये वेरिएशन आता है स्पीकर में साउंड का, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। अब हम देखेंगे डेंसिटी और प्रेशर अगर दोनों होती है तो ये वेवलेंथ का यहाँ पर ये डायग्राम बताया गया है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है इसको। और यहाँ पर ये आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का डायग्राम है। और क्योंकि हम साउंड की बात करें तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव का टाइप यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और ये पैरेलल होती हैं। पैरेलल वेव्स यानी पैरेलल लाइंस में ही चलेंगी। और आप देखेंगे ये जो यहाँ से ये वाला आप देखेंगे ये साइड दिख रहा है, जो एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, वो एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड है। तो ये जो पिक दिख रही है आपको, ये पीक यानी चोटी जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, इससे हम क्या वेवलेंथ का क्या बोलते हैं, इसे हम वेव का क्रेस्ट कहते हैं। और आप देखेंगे जो नीचे वाला पार्ट है जो कि एक घाटी की तरह है, और ये घाटी जैसी स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहेंगे, थ्रू ऑफ अ वेव, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट को जो कि चोटी की तरह है, पीक की तरह, इसे क्रेस्ट कहेंगे। और नीचे वाला पार्ट एक वैली की तरह है, इसे हम थ्रू ऑफ वेव करेंगे। तो क्रेस्ट ऑफ वेव एंड थ्रू ऑफ अ वेव। अभी वेव्स के बीच में जो आपको ये वेवलेंथ दिख रही है, इसकी दो वेव्स के बीच की लंबाई को वेवलेंथ कहेंगे और वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा का साइन आप देखेंगे इस तरह से होता है। और ये ग्रीक लेटर है लैम्डा, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वेवलेंथ की वो मीटर ही होती है, क्योंकि लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं तो वेवलेंथ की भी ऐसा यूनिट मीटर ही होगी, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स ये हैं हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, जिनका जन्म 22 फरवरी 1857 में हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ था, हैम्बर्ग जर्मनी में। और इन्होंने बर्लिन की यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था, वहाँ ही पढ़े थे। और इन्होंने जेसी मैक्सवेल्स का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी उनके एक्सपेरिमेंट को उसको कंफर्म किया था। और इसके बाद में उन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राम और इवन टेलीविज़न में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट था या थ्योरी थी उसको जो है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी नींव रखी थी, ठीक है। और जो आइंस्टीन ने अपना इफ़ेक्ट बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है इसे बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाया था, और उन्होंने इस इफ़ेक्ट को डिस्कवर भी किया था। फोटो इलेक्ट्रिक जो इफ़ेक्ट है उसकी डिस्कवरी हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने ही किया था। और इसी वजह से जो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती, और हम जानते हैं हर्ट्ज को हम स्मॉल कैपिटल एच और स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नाउ स्टूडेंट्स पिच की बात करें तो जो लाउडनेस होती है ये क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में जो लाउडनेस है, और लाउडनेस क्या होती है, ये सॉफ्ट भी होती है और लाउड भी होती है। ये आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। जब वेव तरंगे यानी साउंड की जो वेव्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, जब सॉफ्ट साउंड निकलता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी चीज़ से, किसी भी मटेरियल से, तो वेवलेंथ का जो ग्राफ है वो ऐसे हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी बनेगी और उसका एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं कम होगा।
और ये अगर साउंड की लाउडनेस ज़्यादा होगी तो वेव जो है उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड एक डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट हो गया इनका, और ये जो है इसकी लेंथ होगी, वेव लेंथ बोलते हैं इसको। और ये लाउडनेस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस ऑफ द लिसनर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। अभी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, ये जो क्रेस्ट की हाइट होती है, इसे क्रेस्ट की हाइट और उसकी जो गहराई होती है ना, वैली जिसको हम थ्रू बोलते हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्रेस्ट और थ्रू। ठीक है, ये जो हाइट ऑफ क्रेस्ट होती है, इसकी हाइट और इसकी थ्रू की जो डेप्थ है, इसकी गहराई, ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होती है, ये बताती है। और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड लार्जर होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और वेव जो है ज़्यादा एनर्जी कब कैरी करेगी, जब लाउडर नोट होगा। ठीक है, अब लाउडनेस क्या होती है, लाउडनेस जो है ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होती है, तो प्रोपोर्शनल का साइन ऐसा होता है। और हम जानते हैं एम्पलीट्यूड को अगर हम ए बोलेंगे, और लाउडनेस जो है, लाउडनेस को हम डेसिबल में मेजर करते हैं, तो डीबी है। अगर डेसिबल का स्क्वायर होता है और ये डेसिबल का स्क्वायर होगा तो 4, ये जो है एम्पलीट्यूड जो है ये 4 टाइम दुगना होता है लाउडनेस का। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा तो 4 टाइम दुगना होगा ये, और ये 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड 4 है तो लाउडनेस 16 होगा। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है, अगर 4 का स्क्वायर है तो 16 होगा। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि जो एम्पलीट्यूड है उसे हम जितनी बार बढ़ाएंगे उसका ये जो है स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड का प्रोपोर्शनल भी होती है, स्क्वायर होती है। तो एम्पलीट्यूड जो है लाउडनेस के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। और हम सपोज 4 बार अगर एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें तो लाउडनेस जो है वो क्या होगी, 16 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 का क्या है, या जो लाउडनेस है उसका ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से 16 हो गया, 4 × 16 टाइम। और ये वाइब्रेटिंग बॉडी के एरिया पर डिपेंड करेगा कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो जितना ज़्यादा एरिया लेगी साउंड उतना ज़्यादा लाउड होगा। अगर बड़ा ड्रम जो बड़ा ड्रम है वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है इस छोटे ड्रम की कंपैरिजन में। अब द डिस्टेंस ऑफ द लिसनर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, तो साउंड कहाँ से निकल रहा है और लिसनर के बीच में और सोर्स ऑफ साउंड के बीच में क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर स्पीकर बज रहा है और 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो उनका जो कॉन्वर्सेशन है वो इंटरप्ट होगा, क्योंकि वो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और जो है उनका जो संवाद होगा वो, या कॉन्वर्सेशन जो है, वार्तालाप है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। पिच जो है इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, पिच डिनोट्स द श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ साउंड कैन बी हाई और लो। तो साउंड हम जानते हैं जो आवाज़ है वो ऊंची, नीची या लो और हाई हो सकती है। और पिच जो है ये साउंड में क्या कर्कशता है या जो धीमापन है वो पिच कहा जाता है। और लो फ्रीक्वेंसी अगर होती है तो पिच जो है वो भी लो हो जाता है, लो पिच साउंड होगा। और हाई फ्रीक्वेंसी होने पर जो साउंड होगा वो हाई पिच्ड साउंड होगा। ठीक है, अब जैसे जो एक लो पिच साउंड जो होगा वो डीप टोन प्रोड्यूस करता है, और एक पतली सी आवाज़ जो होती है वो हाई पिच्ड वॉइस होती है। जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स की कंपैरिजन करें तो लड़कियों की आवाज़ जो है लड़कों की तुलना में ज़्यादा जो है वो हाई पिच्ड होती है, और तीखी आवाज़ होती है, क्लियर और स्पष्ट होती है। और बॉयज़ में बात करें तो बॉयज़ की आवाज़ जो है वो कैसी होती है, श्रिल्ड होती है, और इनकी भारी आवाज़ होती है,
श्रिल साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये, और इसका एक रीज़न भी है। ये हमारे जो है गले में जो लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड्स पाया जाता है उसका डायग्राम दिया गया है। गले का पार्ट यहाँ से, जैसे हम बोलते हैं तो यहाँ से एयर पास होती है, और जब भी हम कोई साउंड निकालते हैं तो हवा निकलती है, हवा अंदर जाती है, और ये एयर के पासेस बने होते हैं, यहाँ पे एयर यहाँ से पास होती है, और ये वोकल कॉर्ड से आपस में टकराते हैं, हवा निकलती है तो थोड़े पास पास होते हैं, इसे वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। दोनों आमने सामने दिख रहे हैं। ऊपर वाले पार्ट को एपिग्लॉटिस कहते हैं, और ये ट्रैकिया होता है, ये विंड पाइप होता है, यहाँ से हवा पास होके निकलती है। ठीक है, तो हवा यहाँ से पास होती है, तो मैंने आपको क्या बोला, साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, तो एयर पास होगी तो वहाँ साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ एयर पासेस नहीं बने होते, वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, तो जो है आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती, वाइब्रेशन ही नहीं होता, साउंड ट्रेवल नहीं करती, और जो है हम बोल नहीं पाते फिर। ठीक है, तो इसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं। लैरिंग्स जो है वोकल बॉक्स होता है, यहाँ से साउंड निकलता है। तो हमारे गले पर हम अगर हाथ लगाकर बात करेंगे तो हमारा जो नेक है वो वाइब्रेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक मीडियम में हवा है, और हम बात करते हवा अंदर जाती है, और साउंड जो है इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, मटेरियल मीडियम की। तो यहाँ पे से मटेरियल मीडियम मिलता है, और यहाँ पर हम साउंड निकाल पाते हैं। ठीक है, और लड़कों का जो, लड़कों की आवाज़ में भारीपन, लड़कियों की आवाज़ में तीखापन क्यों होता है? ये रीज़न ये है कि लड़कों का जो गला होता है उसमें एडम्स एप्पल होता है, एक ग्रोइंग स्टेज में उनका एडम्स एप्पल बढ़ जाता है। एडम्स एप्पल जो उनका वोकल बॉक्स है वो आगे की, और ये लैरिंग्स जो होता है ना बढ़ जाता है। ठीक है, तो गले से हड्डी दिखने लग जाती है, और ये कुछ समय के लिए रहता है बहुत से लोगों में और मैन में, और ये कुछ समय के बाद, यानी जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है नॉर्मल हो जाता है, और लड़कों की आवाज़ जो एक्चुअल वॉइस होती है वो उन्हें मिल जाती है। ठीक है, तो ये हाई पिच और लो पिच साउंड की वेवलेंथ है, आप देख सकते हो गिवन टाइम में, और ये वेव डिस्टरबेंस दिया गया है इसमें कैसा होगा। हाई पिच में ऐसा होता है, लो पिच में ऐसा साइन दिया गया है। और साउंड वेव जो है, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ग्रीक लेटर एन यू से बना है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को मैंने अभी बताया हर्ट्ज में मेज़र किया जाता है, क्यों मेज़र किया जाता है। जो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की खोज की थी, और उन्होंने ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का, जो फ्रीक्वेंसी का नाम सुना आपने, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है, और हर्ट्ज जो नाम है उनकी सरनेम से ही उनको सम्मानित करने के लिए जो है फ्रीक्वेंसी की यूनिट को हर्ट्ज नाम दिया गया। ये है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर दी गई है, यहाँ आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। ये बाहर वाले कान को, जो बाहर वाला कान है ईयर लोब से, इसके ऊपर वाले पार्ट को पिन्ना कहते हैं, यहाँ से साउंड वेव ट्रेवल्स करती है, यहाँ ईयर कैनाल्स बने होते हैं, और यहाँ एक ड्रम जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है, इसे ईयर ड्रम कहते हैं। यहीं से साउंड टकराता है और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और इसके जो बाद का है पोर्शन वो मिडिल ईयर कहलाता है, और मिडिल ईयर में ही ईयर बोन्स पाई जाती हैं। ईयर बोन्स यानी हमारे कानों में भी हड्डियां पाई जाती हैं। हमारे कान में 3 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, उनमें से भी एक बोन सबसे छोटी होती है, और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में पाई जाती है, जिसका नाम स्ट्रिप है। स्टेपस भी बोलते हैं उसे, स्टिरप भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेमी सर्कुलर कैनाल्स दिख रहे हैं, और उसके पास ही एक शंख जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे कॉक्लिया कहते हैं। अब हमारे कान को 3 पार्ट में बांटा गया है। अब हमें साउंड कैसे सुनते हैं ये हमें समझना है। तो हमारे ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, और अब कान में जो मैंने आपको 3 हड्डियां बताई हैं वो कौन कौन सी होती हैं? इनकस, रेडियस, अल्ना और स्टिरप। सबसे छोटी होती है स्टिरप। ठीक है, जैसे ही सोर्स ऑफ साउंड से साउंड निकला, साउंड वेव जो है यहाँ से ईयर कैनाल्स में से पास होंगी और ईयर ड्रम से टकराएंगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स बनी होती हैं, जो कि कॉइल्ड ऑर्गन होते हैं इसमें, यहीं से साउंड ट्रैवल करता है, और इसमें लिक्विड पाया जाता है।
तो एयर मीडियम में तो ट्रैवल कर रहा है, साथ में वो फ्लूइड जो होता है उससे भी ट्रैवल करता है। इसे ऑडिटरी नर्व्स भी बोलते हैं। ये जो आपको नर्व्स दिख रही हैं ऑडिटरी नर्व्स हैं। और ये ऑडिटरी नर्व्स क्या करती हैं, ये नर्व्स का क्या काम होता है, ब्रेन को मैसेज देना। और ब्रेन क्या करता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे सेंस ऑर्गन को मैसेज करता है सेंसेशन का, कि आपको ये, आपने ये चीज़ सुना है, देखा है, खाया है या फिर टच किया है। ठीक है। और इसमें जो आप देखेंगे, ये जो इनर ईयर होता है, अंदर का जो ईयर, इसमें छोटे छोटे बाल भी पाए जाते हैं जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स में होते हैं। ये ऑडिटरी नर्व्स को मैसेज देते हैं कि हमने ये साउंड सुना है, और ऑडिटरी नर्व्स जो है ब्रेन को सिग्नल देती हैं, और ब्रेन जो है, फिर मैंने आपको आगे की प्रोसेस बताई, स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज जो है वापस ब्रेन से, और ब्रेन से ये जो है नर्व्स को जाता है और हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसी वजह से हम साउंड सुन पाते हैं। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, तो ऐसा साउंड जिसे हमारा कान सुन सकता है वो ऑडिबल साउंड है। साउंड दैट कैन हियर बाय ह्यूमन ईयर, और दिस इज कॉल्ड ऑडिबल, एंड साउंड दिस कैन नॉट बी हियर बाय ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। या ह्यूमन ईयर के हम बात करते हैं, एनिमल्स की बात करें तो वो भी सुन पाते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो हम नहीं सुन पाते, एनिमल सुन पाते हैं। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो हमारी जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और 20 हर्ट्ज से लेकर, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं तो यहाँ HZ लिखा हुआ है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है उसे हमारा कान सुन पाता है, और इस फ्रीक्वेंसी को हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमारे कानों की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। और कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है जिन्हें हमारा कान नहीं सुन पाता, और ये फ्रीक्वेंसी जो है या तो हमारा कान नहीं सुन पाता है, या जो है ये बहुत ज़्यादा अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी हो जाए, यानी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हो जाए, तो उसे भी हमारा ईयर नहीं सुन पाता है। और या हमारी जो सुनने की क्षमता होती है वो भी इससे प्रभावित होती है। जैसे कि ऑडिबल इनऑडिबल साउंड है। ऑडिबल साउंड क्या होगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो इनऑडिबल साउंड्स ऐसे साउंड्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होगी तो उसे हमारा कान नहीं सुन पाएगा। हम शोर शराबे वाली चीज़ें जो होती हैं उसमें जो स्पीकर बजता है, मशीन में जो शोर शराबा होता है, ये इनऑडिबल साउंड्स भी होते हैं। और ये जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड है इसे अल्ट्रासोनिक साउंड भी कहते हैं। और ऐसे साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे इंफ्रासोनिक कहते हैं। ठीक है। तो इनऑडिबल साउंड जो है, अगर हम बात करें साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टू टाइप, जो अगर हम बात करें तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं। साउंड टू टाइप्स के होंगे, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक, और ऑडिबल साउंड्स है। तो ऑडिबल साउंड हम सुन पाते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इंफ्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से भी लेस होती है। ठीक है। इसीलिए इसे इंफ्रासोनिक कहते हैं। अब जो डॉग होते हैं, चमगादड़ होते हैं, इनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो हमसे ज़्यादा होती है। और ये जो है 40,000 हर्ट्ज, यानी डॉग 40,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाला साउंड सुन लेता है, और बैट जो है वो 70,000 हर्ट्ज से ज़्यादा या वहाँ तक का जो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड होता है उससे सुन पाता है। और इसका यूज़ जो अपने प्रे को यानी शिकार को कैच करने में करता है, क्योंकि अगर जरा सी भी इसको इतना तेज सुनाई देता है, मतलब 70,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनना बहुत बड़ी बात है। हम 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज नहीं सुन पाते। और ये 70,000 हर्ट्ज यानी अगर कीड़ा भी अगर ज़मीन पे इंसेक्ट भी क्रॉल कर रहा है तो ये सुन लेता है और इस तरह से अपने शिकार को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को साउंड की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में बांटा गया है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो संगीत या वाद्य यंत्र आएंगे। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, विंड इंस्ट्रूमेंट और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आएंगे। तो आपने म्यूजिक के संगीत के 7 स्वर सुने हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। और इसे जो फॉरेन कंट्रीज में कैसे बोलेंगे, डो रे मी पा सोलाती। ठीक है। तो आप देखेंगे संगीत का जो स्वर है वो उच्च स्वर होगा। पहले क्या होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है। डो रे मी पा सो ला टी।
इसमें पता है कि स्ट्रिंग होती है इन इंस्ट्रूमेंट्स में, इसलिए इसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और इसमें स्ट्रिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। जैसे हम स्ट्रिंग को बजाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस करता है, और साउंड प्रोड्यूस करने से म्यूज़िक निकलता है। और इसमें क्या होता है, जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो हम स्ट्रिंग की, यानी कि जो वायर होता है उसकी लंबाई को छोटा बड़ा कर दें, उसकी मोटाई को पतला या मोटा कर दें, या उसकी मोटाई बढ़ा दें, तो वो उससे प्रभावित हो जाता है। ये एग्जाम्पल आप देखेंगे गिटार, सितार और सरोद, वीणा, वायलिन। ठीक है। विंड इंस्ट्रूमेंट्स आप देखोगे, ये फ्लूट है, क्लैरिनेट है, शहनाई है, ये सब क्या है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और कुछ ऐसे ये आप देखोगे कि सब मुंह से बजाते हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे से एयर कॉलम्स दिए रहते हैं, इनमें से एयर पास होती है और म्यूजिक निकलता है। और ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं आपको, नदवा स्वरम, हारमोनियम और माउथ ऑर्गन, ये जो है ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ये रीड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनको हाथ से जैसे हम इस तरह से हमें इसे मूव करवाना पड़ता है, और तो जाके जो है इसमें से साउंड निकलता है। इसमें भी हवा फील होती है, हम हाथ से फील करते हैं, तो हाथ से बजाते हैं तो एयर फील होती है, स्पेस होती है। और ये जो एयर कॉलम्स दिए रहते हैं, ये एक श्रिल नोट प्रोड्यूस करते हैं हायर फ्रीक्वेंसी का। और ठीक है। अब यहाँ पे ग्लासेस दी है, 7 से 8 ग्लास हमने लिया है, यहाँ पे 8 ग्लास है टोटल, और हमने पानी को डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में भर लिया, पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर फुल ग्लास कर लिया। अब हमको एक ग्लास की रॉड लेनी है, और ग्लास इसको बारी बारी से हमें इस तरह से बजाना है, तो आप देखेंगे वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी और साउंड निकलेगा। ठीक है। और जल तरंगे या वाटर वेव्स होती हैं, किसका एग्जाम्पल होती हैं स्टूडेंट्स, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती हैं। ये परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, परकशन तो ड्रम, मृदंगम और तबला, ढोलक वगैरह, ये सब क्या है, ये परकशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन्हें हम जितने ज़्यादा ज़ोर से बजाते हैं उतने ज़्यादा साउंड की, यानी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग इच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब साउंड एनर्जी की जो मात्रा है वो 1 सेकेंड में कितने यूनिट एरिया में पास हो रही है, और 1 सेकेंड में जो यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया के माध्यम से 1 सेकेंड में जो साउंड एनर्जी की मात्रा पास होती है उसे इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। साउंड की इंटेंसिटी और स्पीड की बात करें, यहाँ पे 2 टर्म्स की बात हो रही है, लाउडनेस, तो लाउडनेस अभी मैंने समझाया, अब इंटेंसिटी की बात हो रही है। और साउंड इंटेंसिटी का मतलब होता है स्पीड। तो लाइट की स्पीड की अगर हम बात करें, तो लाइट की जो स्पीड है एयर में, साउंड भी लाइट की तरह एक एनर्जी की फॉर्म है। और अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें, तो एयर में जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो 10⁸ यानी 10 को हम 10 टाइम्स 10 × 10 × 10 करके हम 3 से मल्टीप्लाई करें, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इंटेंसिटी को आप देखेंगे यहाँ पे कितने पर सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसे ये इसकी ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करें साउंड की स्पीड की, तो साउंड की स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस में, अगर एयर में बात करें, एयर में यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर 330 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी साउंड की जो स्पीड है वो लाइट से कम होती है। और साउंड की स्पीड सबसे एयर से ज़्यादा लिक्विड में, और लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड में होती है। नाउ अब यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, तो डिफरेंट मीडिया यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे जो अगर हम बात करें, जो अलग अलग मीडियम है उसमें साउंड की स्पीड ये होगी। तो सॉलिड सब्सटेंस में आप देखेंगे जैसे एल्यूमिनियम, निकेल, स्टील, आयरन, ब्रॉस, ग्लास, ये सब सॉलिड है। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा सॉलिड हुआ पहले नंबर पे, तो आप देखोगे इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी साउंड की, 6420। ठीक है। इसी तरह से सभी का अलग अलग दिया गया है, इसमें गैस का भी दिया गया है, लिक्विड का भी दिया गया है, सॉलिड का भी दिया गया है। तो साउंड की जो इंटेंसिटी या स्पीड है गैस से ज़्यादा होती है। लिक्विड में आप देख सकते हैं, जैसे गैस है इसकी इंटेंसिटी इतनी है 1284, और लिक्विड की कितनी है 1531। और हम सॉलिड की बात करें तो वो कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट।
तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह सेम जो नियम है उसी को ही फॉलो करती है। और यहाँ पर दिया गया है लाइट के रिफ्लेक्शन का नियम। और द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको उसका मीडियम बताया था। अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का नियम है, तो साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। इसमें इंसिडेंट साउंड वेव, यानी ये जो इंसिडेंट साउंड वेव होती है और नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो एक ही लाइन पर मिलते हैं, और इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है साउंड का वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सेम ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इक्वल ही है, उसी के सेम है और उसी लॉ को फॉलो करता है। जैसे यहाँ पर कोई लाइट रे पड़ी है और लाइट रे यहाँ पे पड़ती है, उसे इंसिडेंट रे बोला जाता है। और ये जितने एंगल से, यानी सेम एंगल से इंसिडेंट रे के, ये इंसिडेंट वेव आई। यहाँ पर रे की बात नहीं करेंगे, वेव की। साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, लाइट रेज की फॉर्म में, ठीक है। तो ये वेव्स है, तो इंसिडेंट रेज पर पड़ी किसी प्लेन सरफेस पर, तो ये उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड होगी, तो इसे रिफ्लेक्टेड वेव बोलेंगे जो उसी के एंगल से। और बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, इसे नॉर्मल कहते हैं। और ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, आप देखोगे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 180 डिग्री का। और यहाँ पर आप देखोगे 30 डिग्री के ये दो एंगल बनेंगे। इस एंगल को, यानी इक्वल रहेगा ये, तो इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे क्योंकि इंसिडेंट वेव के रिफ्लेक्शन से बना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट्स बना रही है इसको, नॉर्मल और इसके बीच का एंगल है। तो लॉ ऑफ साउंड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का पहला नियम क्या है? द इंसिडेंट वेव, द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल मीट एट द सेम पॉइंट। अब आप इसको नंबर्स दे सकते हैं इस तरह से। और दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम ये है कि ये जो तीनों लाइन से पहला नियम एक ही बिंदु पर मिलती हैं, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आई और ये जो एंगल आर है ये इक्वल होता है। तो एंगल आई और एंगल आर, आप इसका नाम देखेंगे तो इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं, एंगल AON, या फिर इसे हम एंगल NOB भी बोल सकते हैं, ठीक है। दो एंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर साउंड बहुत ज़्यादा अधिक अनप्लीजेंट हो तो उसे नॉइस कहते हैं। और हमारा पूरा वर्ल्ड जो है नॉइजी प्लेस बन चुका है। इसमें ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, लाउड स्पीकर का साउंड है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं। और इससे क्या हो रहा है? नॉइज़ लेवल बढ़ रहा है और हमारे इन्वायरमेंट में नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। और नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या होता है? कंडीशन में हमारे जो सुनने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो नष्ट हो जाती है। और इससे हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। और साउंड की जो लाउडनेस होती है उसे डेसिबल, यानी स्मॉल d और कैपिटल B में रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो नॉइस पॉल्यूशन क्या करता है? दो व्यक्ति जो आपस में बात कर रहे हैं उनका जो संवाद है उसको डिस्टर्ब करता है, और इससे हेडेक भी होता है। हम हमारे वर्क पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक अगर फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ के लोग बहरे भी हो जाते हैं। और ज़्यादा जो तेज़ साउंड हम सुनते हैं तो हमारे साथ भी कंडीशन हो सकती है। और ये जो हाई पिच्ड नॉइज़ होती है, इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, नर्वसनेस भी होती है, टेंशन होता है, और इससे हमारे धीरे धीरे सुनने की क्षमता नष्ट होती है। और जो साउंड जो कि 180 डेसिबल तक होता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक भी आता है और सडनली जो है डेथ भी हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल? 155 किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स, एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है, उसकी वेव लेंथ है 35 सेंटीमीटर, और ये 1.5 किलोमीटर्स में कितना ट्रेवल करेगी ये बताना है। तो जो गिवन है हमने लिख दिया, फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ है। वेव लेंथ को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किलो हर्ट्ज में दी गई है, और हम जानते हैं 1 किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होती हैं, कितने हर्ट्ज होते हैं? 1000 हर्ट्ज होते हैं। तो 2 किलो हर्ट्ज में 2000 हर्ट्ज होंगे। और वेव लेंथ 35 है, तो इसे हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से। हम जानते हैं स्पीड ऑफ वेव क्या है? वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, और इसका फॉर्मूला बनेगा V = लैम्डा इंटू V। और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो है 700 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि वेव लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं। अब टाइम बताना है, किसने कितना टाइम, कितने डिस्टेंस में कितना टाइम ट्रेवल किया है। तो टाइम जो किसके इक्वल होगा? ये डिस्टेंस अपॉन ये जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। अब यहाँ जो D की वैल्यू 1.5 दी गई है, और
यहाँ हम जानते हैं ये कितना दिया गया है, कितने मीटर पर सेकंड है, 1000 मीटर पर सेकंड। और अभी जस्ट हमने फ्रीक्वेंसी निकाली साउंड की, तो 700 मीटर पर सेकंड है। इसे हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 7 बचेगा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 बचेगा। 15/7 जो होगा इसे हम एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, 2.1 जो आएगा सेकंड आ जाएगा। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है। तो आंसर आ जाएगा, द साउंड विल टेक 2.1 सेकेंड टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर्स। और यहाँ पर पूछा गया है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड की पावर -1 दी गई है इन अ गिवन मीडियम। तो फ्रीक्वेंसी दी गई है v इज इक्वल टू 220 हर्ट्ज। वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी को हम इस तरह से लिखेंगे, v ये वाला v बनेगा, तो ये 440 मीटर पर सेकंड दी गई है। तो ये हमने लिख दिया, मीटर पर सेकंड की पावर मीटर्स इंटू सेकंड की पावर -1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन हमें पता है v यानी वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के। तो ये हमने कर दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी, तो वेवलेंथ यहाँ लेमडा यहाँ आ जाएगा, ये वेवलेंथ का साइन है, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था v, यहाँ पर आकर डिवाइड करेगा इस तरह से। तो ये इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। और v की वैल्यू कितनी दी गई, 440, और यहाँ जो देखेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 220 दी गई है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 टू 2 सा कितना होता है, 44। और ये किस में दिया गया है, मीटर में, क्योंकि यहाँ बात जो है स्पीड की बात हो रही है, वेवलेंथ की बात हो रही है, तो मीटर में इसको मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। अब किसी भी साउंड सोर्स की, जो एक साउंड सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 100 हर्ट्ज है, तो कितने टाइम से वाइब्रेट होगा 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने टाइम उसका जो वाइब्रेशन का है वो आप बताएंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई, 100 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम जानते हैं कि एक नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी 1 सेकंड में कितना होता है ऑसिलेशन, 100 होता है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 मिनट और 60 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड यानी सबसे छोटा जो, उसे हम पहले निकालेंगे। 60 सेकंड यानी 1 मिनट में कितने ऑसिलेशन होते हैं। जब 1 ऑसिलेशन जो है 1 सेकंड में 100 ऑसिलेशन होता है, तो 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे, तो 100 इंटू 60 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6000। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है, एन इको रिटर्न इन 3 सेकंड। अब एक इको साउंड है, जैसे कि आपने देखा है हम इको पॉइंट पे जाते हैं और मतलब कुछ बोलते हैं, तो वहां से क्या होता है, हमारा साउंड रिटर्न होके आता है। जो हमने बोला है वो साउंड रिटर्न होता है, वो इको साउंड होता है। और ये तो इको को हिंदी में प्रतिध्वनि कहते हैं। और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सोर्स की, उसकी क्या दूरी होगी, उसकी स्पीड दी गई 342 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 342 लिख दिया हमने। दिया गया समय कितना है, 3 सेकंड है, हमने लिख दिया। डिस्टेंस हम जानते हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, टी टाइम टेकन है। और ये रिटर्न की बात हो रही, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस का, और यहाँ पर वी कितना दिया है, 342, तो हमने लिख दिया टी कितना दिया, 3 सेकंड। और डी यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर लेगा, ये डिजिट ऊपर की 342 इंटू 3 एज इट इज़ रहेगी। और इसका 342 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर 513 आ जाएगा। ठीक है, तो ये साउंड